मित्र, आद्यांत गोल्ड चैनल के अंतर्गत आद्यांत फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं और सारी शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों, ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आज आपको बताएंगे नॉक आउट प्रतियोगिता। नॉक आउट प्रतियोगिता क्या है? नॉक आउट प्रतियोगिता जो होती है, इसके सबसे पहले तो आप फायदे समझें। नॉक आउट प्रतियोगिता की जो फायदे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होता है क्या कि खेल उपकरण की बचत होती है, मैदान की भी बचत होती है, अधिकारियों की कम आवश्यकता होती है, सर्वोत्तम दल का पता शीघ्र चल जाता है और समय की बचत होती है, धन की भी बचत होती है। तो आपको बता दूं कि नॉक आउट प्रतियोगिता जो होती है, जैसे एक बार कोई मतलब जो खिलाड़ी होता है, जो टीम होती है, अगर एक बार भी बाहर आउट हो जाती है तो वो बाहर निकल जाती है। अब आपको बता दो कि जो ये नॉक आउट प्रतियोगिता है, इसकी कमी मतलब इसके होने से नुकसान क्या क्या है, इसके नुकसान मतलब प्रतियोगिता का दोष क्या है। तो प्रतियोगिता के दोष में कई बार अच्छे दल प्रथम चक्र में ही बाहर हो जाते हैं और कई बार कमज़ोर दल फाइनल तक पहुंच जाते हैं। दर्शकों का आनंद कम प्राप्त होता है। ये अच्छी बात, मतलब जाहिर सी बात है कि जब ज़्यादा मैच खेले जाएंगे तो आनंद ज़्यादा प्राप्त होगा, कम मैच खेले जाएंगे तो आनंद कम प्राप्त होगा। नए खिलाड़ियों को खेलने का अवसर नहीं मिलता है। ये भी बात सही है कि कभी कभी पुराने खिलाड़ियों से ही काम चल जाता है, नए खिलाड़ियों को खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डर सा लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में ही बाहर हो जाऊँ। अगले टॉपिक्स की ओर जो हम बढ़ते हैं, तो एक चक्र में ही अच्छे दल आमने सामने हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है प्रतियोगिता के एक बार पराजित हो जाने की टीम प्रतियोगिता से सीधा बाहर हो जाती है। मित्रों, ये आपका जो प्रतियोगिता की नॉकआउट का था, अब इसमें आएगा सिंगल नॉकआउट। सिंगल नॉकआउट की प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? प्रथम बार जो दल हार जाता है वह दोबारा इस प्रतियोगिता में नहीं खेलता है। सिंगल नॉकआउट की विशेषता यह है कि प्रथम बार जो दल हार जाता है वो दोबारा प्रतियोगिता में नहीं खेल सकता। सिंगल नॉकआउट में मैचों की संख्या नंबर ऑफ टीम -1 से ज्ञात की जाती है और जो मुख्य इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनमें से नॉकआउट टूर्नामेंट की प्रतियोगिता सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में जब दल कम हो तो उन्हें बांटना आवश्यक नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है। और मित्रों, मैं आपको, जैसा कि हमारी ये पढ़ाने की एक शैली है कि पहले मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताता हूँ, उसके बाद टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। तो आज आपको बता दूं कि जो शिक्षण पद्धतियाँ हैं, इसका आज अंतिम 3rd पार्ट तैयार किया गया है। और मेरे इस जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अलावा भी, इसलिए मैं क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता की ओर अग्रसर किया जा सके। मित्रों, ये अब हम आज कल 68 क्वेश्चन तक हो चुके थे, आज हम 69 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस क्रम या चयन के अनुसार टीम को खेलना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? फिक्चर, बाई, सीडिंग, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, ये फिक्चर होता है, फिक्चर के कारण होता है। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 70 बाई टीम को दी जाती है जब टीम की संख्या कैसी भी होती है, सम हो, विषम हो, दोनों को, किसी को भी नहीं। तो आपको बता दूं कि जब विषम होती है तब बाई दी जाती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 71 बाई मिली टीम को मैच किस टीम से खेलना पड़ता है? तो अंतिम चक्र विजेता से, सेमीफाइनल में पहुंची हुई टीम से, प्रथम चक्र के विजेता से। तो आपको मैंने पहले बताया कि अगर बाई मिलती है तो प्रथम चक्र में उस टीम को नहीं खेलना पड़ता है, यानी कि प्रथम चक्र के विजेता को जो है, मतलब विकल्प नंबर सी जो है कि प्रथम चक्र के विजेता से खेलनी पड़ती है।
अगले टॉपिक्स के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतियोगिता में सीडिंग का अर्थ क्या होता है? फिक्चर में अच्छी टीम को उचित स्थान पर रखना, फिक्चर में अच्छी टीम को किसी भी प्रकार का लाभ न देना, फिक्चर में किसी भी टीम को ऊपर रखना, फिक्चर में ये कमज़ोर टीम को लाभ देना। तो आपको बता दूँ विकल्प नंबर ए है सही है कि फिक्चर में अच्छी टीम को उचित स्थान पर रखना, ये प्रतियोगिता में सीडिंग का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि 22 की संख्या विषम हो तो ऊपर के हिस्सों में 22 की संख्या क्या होनी चाहिए? तो संख्या एन बी नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2, एन बी माइनस 1/2, एन बी बाई 2 और डी विकल्प जो है n माइनस 1/2। तो आपको बता दूं कि एक विकल्प नंबर बी सही है कि एन बी नंबर ऑफ बाई माइनस 1/2 होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब 22 की संख्या विषम हो तो नीचे के हिस्से में 22 की संख्या क्या होनी चाहिए? एन बी माइनस 1/2, एन बी अपान 2, एन माइनस 1/2 और संख्या एन बी नंबर ऑफ 22 प्लस 1/2। तो आपको बता दूं कि सीधा उसको उल्टा हो जाएगा। उसमें था एन बी माइनस 1/2 और इसमें विकल्प नंबर डी हो जाएगी एन बी प्लस 1/2 हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 75। यदि किसी परीक्षण को छात्र की उसी योग्यता की जांच करनी होती है जिसकी जांच करने के लिए उसे बनाया गया है, तो हम इसे क्या कहेंगे? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, व्यापकता। तो आप बता दूँ वैधता। वैध उसी चीज़ की होती है जिसके लिए जांच के लिए उपयोगी होती है। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक परीक्षण का जब किसी भी प्रयोग किया जाता है तो उसके परिणाम में किसी प्रकार का अंतर न हो तो परिणाम एक ही हो जाता है, हो तो हमें इसे क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, प्रमाणिकता। तो आपको बता दूं कि ये होता है विश्वसनीयता। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि परीक्षा में अंक की प्रक्रिया है और अधिक से अधिक परीक्षक जांच करे और अंक प्रदान पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े तो हम इसे क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता, वैध, व्यापक, विश्वसनीयता। तो आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अगर हम किसी भी टॉपिक्स की बार बार कई शिक्षकों से जांच कराई जाए और उसमें कोई परिवर्तन न हो तो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं 78। यदि परीक्षा में दिए गए प्रश्नों, निर्देशों, परीक्षा विधियों, अंक प्रदान करने का तरीका इत्यादि का पहले ही निश्चय करने को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता। तो ये बता दूँ प्रमित विकल्प नंबर डी सही है। विकल्प नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्यार्थी के हड्डियों की लंबाई चमड़े की परत को मापा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? कौशल परीक्षण, एंथ्रोपोमेट्रिक, डॉक्टरी परीक्षण, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दो कि विकल्प नंबर बी सही है, इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 80 नेशनल फिटनेस कोर के अंतर्गत कितने प्रकार के परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? 2, 4, 3, 5। तो आपको बता दें विकल्प नंबर सी सही है। 3 परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है नेशनल फिटनेस कोर की ओर से अंतर्गत। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सी नेशनल फिटनेस कोर की परीक्षा नहीं है? मेंटल एबिलिटी परीक्षा, स्टैंडर्ड परीक्षा, शक्ति और स्टेमिना विशिष्ट परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी परीक्षा। तो आपको बता दूं मेंटल एबिलिटी परीक्षा जो होती है, मतलब जो बौद्धिक क्षमता वाली परीक्षा होती है,
ये नेशनल फिटनेस कोड में नहीं आती है, क्योंकि नेशनल फिटनेस का सेंस ये है कि शरीर को स्वस्थ चुस्त दुरुस्त रखने वाली परीक्षा होती है। इसमें मेंटल एबिलिटी परीक्षा को नहीं लिया जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेशनल इफिशियंसी परीक्षा को पुरुष वर्ग में कितने ग्रुप बनाए गए हैं? 7, 6, 5, 4। तो आपको बता दूं विकल्प नंबर डी सही है, 4 ग्रुप बनाए गए हैं। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेशनल इफिशियंसी परीक्षा को महिला वर्ग के लिए कितने में बांटा गया है? 5, 4, 3, 2। तो इसमें बता दो विकल्प नंबर सी सही है, 3। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है ये मेथड की, तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन की सीरीज कराई जा रही है। जिससे परीक्षाओं में एनबीएस, केबीएस, एलटी और टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का लाभ मिल सके। मित्रों, अभी ये परीक्षा, ये चैनल आद्यांत गोल्ड, इसके माध्यम से इन क्वेश्चनों को कराया जा रहा है, ये आपके हित को देखते हुए किया जा रहा है। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको जो बताए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। जब किसी प्रतियोगिता में एक से अधिक स्कूल या कॉलेज के बीच प्रतियोगिता कराई जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? आपको बता दूं कि इंट्राम्यूलर, एक्स्ट्राम्यूलर दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप पहले मैं बता दूं कि इंट्राम्यूलर की व्याख्या क्या होती है। इंट्राम्यूलर का मतलब होता है कि एक चार दीवारी के अंतर्गत, माने किसी भी कॉलेज में उसी कॉलेज के बच्चों के साथ जो प्रतियोगिता की जाती है उसको हम कहते हैं इंट्राम्यूलर। और जब यही प्रतियोगिता कई स्कूलों के माध्यम से, कई स्कूलों के प्रतियोगी बच्चों के द्वारा कराया जाता है तो उस प्रतियोगिता को हम कहते हैं एक्स्ट्राम्यूलर। तो अब इसमें देखिए, किसी एक प्रतियोगिता में एक ही से अधिक स्कूल के बच्चे हैं तो इसमें हो जाएगा एक्स्ट्राम्यूलर, माने विकल्प नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 85। जब किसी एक स्कूल या एक कॉलेज के विद्यार्थियों को आपस में ग्रुप बनाकर प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अभी आपको बताया, इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, एक्स्ट्राम्यूलर न होके ये हो जाएगा इंट्राम्यूलर। ग्रुप प्रतियोगिता भी नहीं होगी, क्योंकि ग्रुप प्रतियोगिता तब होती जब हम दो विद्यालयों के ग्रुप को बना के लड़ाते, तो एक्स्ट्राम्यूलर के अंतर्गत भी आता और ग्रुप प्रतियोगिता भी कहलाती, तो ये हो जाएगा इंट्राम्यूलर। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाला तत्व कौन नहीं है? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की प्रकृति, सेक्स और परिस्थितियां, सुविधाओं की उपलब्धता, निर्णय लेने की क्षमता। तो आपको बता दूं कि ये जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ये इससे बाहर है, तो विकल्प नंबर ई सही है इसमें। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 87। यदि शारीरिक शिक्षण में शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और मात्र विद्यार्थी सुनते हैं तो इस विषय याद करने की प्रतिशत कितनी होती है? कहने का मतलब ये है कि यदि अगर कोई ऐसी भी स्कूल हो जिसमें अध्यापक जो है केवल व्याख्या करे और बच्चे सुने, तो इसमें कितने प्रतिशत बच्चों को याद हो सकता है? 10%, 20%, 30% और 40%। तो आपको बता दूं, इनके अनुसार इसमें 20% बच्चे जो हैं उस लेक्चर को गेन कर सकते हैं, तो विकल्प नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में शिक्षक केवल विद्यार्थियों को विषय वस्तु को मात्र दिखाता है तो विषय याद करने का प्रतिशत कितना होगा? इनके कहने का मतलब है कि अगर बताए ना, केवल विषय को दिखा दे, तो इसमें कितना सही होगा? तो आपको बता दूं, इसमें होगा विकल्प नंबर सी सही है। 30% बच्चे जो हैं उसको गेन करेंगे।
आपको बता दूं कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन 89 जो ये ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन का, माने सारी शिक्षा की शिक्षण पद्धतियों का अंतिम क्वेश्चन, हमारी सीरीज का ये पार्ट 3 का अंतिम क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है तो देखने और सुनने की क्रिया एक साथ होने पर कितना प्रतिशत याद रखेंगे। कहने का मतलब, इनके कहने का मतलब है कि यदि हम विषय वस्तु को भी दिखाएं और उसको उसके ऊपर व्याख्या भी करें तो इसमें जो है कितने % बच्चों को याद हो जाएगा। तो आप ये जान लीजिए कि ये सबसे प्रतिशत ज़्यादा मात्रा में होने वाली है। तो इसमें याद होने की जो संख्या होगी बच्चों को, ये होगा 50%, माने 50% बच्चे अगर व्याख्या देखते भी हैं, व्याख्याओं को देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो उसमें 50% बच्चों को याद हो जाएगा। मित्रों, अब हम आपको बता दें कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। इसके बाद अब हम आद्यांत गोल्ड चैनल के इस पार्ट 3 सारी शिक्षाओं की शिक्षण पद्धतियों ट्रेनिंग मेथड्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन का ये अंतिम जो हमने सीरीज का अंतिम पार्ट का अंतिम क्वेश्चन कराया है। इसके साथ ही मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आद्यांत गोल्ड चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।